गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए है और ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच पर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स शॉर्ट में हम इसको एफएम बोलते हैं, एफएम। तो इसके बारे में ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम कंप्लीट एफएम को ख़त्म करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए हम पहला इसका अध्याय शुरू करते हैं एफएम का, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पर हमने समझा जो फ्लूइड होता है तरल, तरल की परिभाषा, तरल वे पदार्थ हैं जो सामान्य तापमान पर बहने का गुण रखते हैं। यानी तरल बहने का गुण रखते हैं, बहने का गुण होता है इनके अंदर, बहने का गुण। तो तरल पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जैसे द्रव, द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं, और यहाँ पर ये बोला जाता है गैस या वाष्प, गैस या वाष्प। ठीक है, तो दो तरह के लिक्विड और गैस, दो तरह के तरल होते हैं। तरल वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर बहने का गुण रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पानी है, दूध है, तेल है, गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टीम, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आता है, क्वेश्चन है आदर्श तरल, आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ऐसा तरल जिसमें पृष्ठ तनाव और श्यानता के गुण नहीं होते। क्या नहीं होते? पृष्ठ तनाव, जिसमें पृष्ठ तनाव व श्यानता के गुण नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, शुद्ध जल, शुद्ध जल व वायु को, वायु को आदर्श तरल, आदर्श तरल माना जा सकता है, माना जा सकता है। ऐसे तरल पदार्थ जिनमें पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण नहीं होता आदर्श तरल कहलाता है। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं है, लेकिन गणना के आधार पर शुद्ध जल और वायु को आदर्श तरल माना जा सकता है। आदर्श तरल की परिभाषा एक और भी हो सकती है। यह तरल अपने किसी भी कण के, अपने किसी भी कण के विस्थापन में, विस्थापन में कोई प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता, प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, आदर्श तरल कहलाता है। और दूसरा क्या है? व्यवहारिक तरल, व्यवहारिक तरल, व्यवहारिक तरल। व्यवहारिक तरल को रियल फ्लूइड कहते हैं, रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड कहते हैं। ऐसा तरल
जिसमें श्यानता व पृष्ठ तनाव के गुण हो व्यवहारिक तरल व्यवहारिक तरल कहलाता है। शुद्ध जल व वायु को छोड़कर सभी तरल आदर्श तरल होते हैं। ठीक है। तो सभी तरल आदर्श तरल व्यवहारिक तरल, सभी तरल व्यवहारिक तरल होते हैं। सभी तरल व्यवहारिक तरल होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लंबे व छोटे नलों माने पाइप को परिभाषित करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग पाइप क्या होते हैं। लॉन्ग पाइप किसे कहते हैं, लंबे पाइप किसे कहते हैं। पाइप इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें डायमीटर होता है और जिसमें लंबाई होती है। ये क्या रहेगी पाइप की लंबाई, और ऊपर क्या रहेगा पाइप का डायमीटर, लंबाई, और पाइप का डायमीटर d होता है। तो यहाँ पर जो लंबे पाइप होंगे, किन पाइपों को लंबे पाइप कहेंगे, जिन पाइपों की लंबाई, उनके व्यास के 500 गुने से अधिक होती है। व्यास के 500 गुने से अधिक होती है, लंबे पाइप कहलाते हैं। लंबे पाइप कहलाते हैं। तो ये बच्चों लॉन्ग पाइप होते हैं, यानी कि लंबाई अधिक होगी किससे, 500 गुणे से किसके, व्यास के। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग पाइप। अगर किसी पाइप की लंबाई व्यास के 500 गुणे से कम होती है तो उसको हम शॉर्ट पाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं, छोटे पाइप। तो छोटे पाइप कैसे होंगे, शॉर्ट पाइप कैसे होंगे, जिन पाइप की लंबाई कम होगी व्यास के 500 गुणे से, उनको हम छोटे पाइप कहते हैं। जिन पाइपों की लंबाई व्यास के 500 गुणे से कम होती है, लंबाई कम होती है, तो उनको छोटे पाइप कहते हैं। ठीक है।
पाइप की परिभाषा क्या होगी? पाइप क्या होंगे? एक समान काठ की बंद वाहिका को पाइप कहते हैं। पाइप कहते हैं ठीक है। पाइप से द्रव का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। निम्न दाब की ओर होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इसमें परिभाषा है, भीगी परिमाप। वेटेड पैरामीटर, भीगी परिमाप P, इसको वेटेड पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, वेटेड पैरामीटर बोलते हैं। ये क्या होगी? अगर कोई बर्तन यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसकी लंबाई है A, ये इसकी ऊंचाई है यहाँ पर, तो इसकी दीवार कितनी गीली हो रही है, यानी कि पानी के कांटेक्ट में है तो कितनी इसकी दीवार को ये गीला कर रहा है, इस बर्तन की कितनी परिमाप को यह गीला कर रहा है पानी। तो यहाँ पे तो बर्तन की दीवार है ही नहीं, तो यहाँ पर ये H होगा, तो ये भी H होगा। तो यहाँ पर जो भीगी परिमाप होगी, जिस परिमाप को पानी गीला करेगा, तो ये परिमाप हो जाएगी A + 2H। A + 2H, इसको मीटर में हम नापते हैं। किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो भीगी परिमाप की परिभाषा क्या हो जाएगी? भीगी परिमाप की परिभाषा हो जाएगी किसी बर्तन या पाइप की काठ का वह परिमाप जिसको द्रव गीला करता है, भीगी परिमाप कहलाती है। भीगी परिमाप कहलाती है। इसको P से दर्शाते हैं। इसकी माप मीटर में होती है। तो भीगी परिमाप इस तरीके से हो जाएगी। अगर आप देख सकते हैं कि कोई पाइप है और पाइप पूरा भरकर चल रहा है, पानी से, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर काट होगी इस तरीके से, तो इसका पूरा डायमीटर D होगा, पूरा भरकर चल रहा है, तो इसकी भीगी परिमाप कितनी होगी? भीगी परिमाप
कितनी होगी, 2πr होगी, या इसको 2 को r को हम d लिख सकते हैं, पाई डी मीटर होगी। भीगी परिमाप P बराबर क्या होगी, पाई डी मीटर होगी, पाई डी। 2πr परिधि होती है और 2r को हम व्यास d बोलते हैं, तो यहाँ पर भीगी परिमाप पाई डी मीटर हो जाएगी। भीगी परिमाप कितनी हो जाएगी, पाई डी मीटर भीगी परिमाप हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं द्रव्यीय मध्यमान गहराई का फॉर्मूला। द्रव्यीय मध्यमान गहराई, मध्यमान गहराई, इसको हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला A/P होता है। क्या फॉर्मूला होता है, A/P होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसी द्रव की मध्यमान गहराई, किसी द्रव की मध्यमान गहराई, मध्यमान गहराई या हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक त्रिज्या इसको बोलते हैं, त्रिज्या, हाइड्रोलिक त्रिज्या। ठीक है, किसी पाइप के या बर्तन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व द्रव्यीय व भीगी परिमाप के अनुपात को कहते हैं। भीगी परिमाप के अनुपात को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। तो अगर कोई पाइप पूरा भर करके प्रवाहित हो रहा है और इसका व्यास कितना है, d, ये पूरा भर के प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई आर की जगह हम d/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर पाई, ये 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, d का स्क्वायर होगा तो पाई डी स्क्वायर एरिया आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर द्रव्यीय मध्यमान गहराई जो P होगी उसका मान क्या आ जाएगा, पाई डी आ जाएगा मान। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी, m की जो वैल्यू होगी, तो m का फॉर्मूला होता है बच्चों A/P। तो A की वैल्यू हम रखेंगे पाई/4 और d स्क्वायर अपॉन, हम वैल्यू रखेंगे P की पाई और d, तो यहाँ पर d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर m का वैल्यू जो आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी d/4 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो भीगी परिमाप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, और इसको मीटर में ही इसको नापते हैं। किसमें नापते हैं, भीगी परिमाप को मीटर में नापते हैं। तो d/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, द्रव्यीय ढाल,
तो द्रवीय ढाल को हम परिभाषित करेंगे। द्रवीय ढाल क्या होता है? द्रवीय ढाल, तो द्रवीय ढाल क्या होगा? जैसे कोई पाइप प्रवाहित हो रहा है तो इस काट के बीच और इस काट के बीच पाइप की लंबाई L होगी। लंबाई कितनी होगी पाइप की? L होगी। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें लिक्विड प्रवाहित होगा तो पाइप की जो सरफेस होगी, दीवार होगी, इस बहते द्रव पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसकी एनर्जी में लॉस होगा, अर्थात दाब ऊर्जा में कमी आएगी। तो दाब ऊर्जा में कमी चेक करने के लिए हम यहाँ पर पाइप को काट करके एक पीजोमीटर नली लगाते हैं। पीजोमीटर नली कांच की एक नली होती है जो दाब को चेक करती है। पाइप को काट कर लगाएंगे तो इस पॉइंट पर जो एक एक काट है यहाँ पर दाब की रीडिंग इतनी आएगी। यहाँ पर इतना ऊपर चढ़ जाएगा दाब। तो ये जो दाब यहाँ पर होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। और दाब को ऊंचाई को दाब में परिवर्तित कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। P बराबर रो जी एच। ये दाब है, ये गहराई है। यहाँ से आप अगर गहराई h निकाल लेंगे तो P अपॉन रो जी हो जाएगा, यानी कि दाब को गहराई में और गहराई को दाब में इस फॉर्मूले की सहायता से बदला जाता है। दाब बराबर रो जी एच और गहराई बराबर P अपॉन रो जी। ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है और इस गहराई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइट के फॉर्म में दाब को लिखेंगे तो P1 अपॉन रो जी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 है इसलिए 1 लिखा है। यहाँ पर A पॉइंट होता अगर तो यहाँ पर A लिखते। फिर यहाँ पर इस पाइप को काट करके हम इस पीजोमीटर नली को यहाँ लगाएंगे तो इसकी रीडिंग कुछ कम आएगी। कम रीडिंग क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगा हुआ इसके अंदर है तो पानी इसमें कम ऊंचाई तक ही रीडिंग दिखाएगा और पानी मान लीजिए इसमें यहाँ तक रीडिंग दिखाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे वहाँ पे लिखा P1 अपॉन रो जी, तो ये पॉइंट हमारा 2 और 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे P2 अपॉन रो जी। ठीक है, P2 अपॉन रो जी। तो आप देख सकते हैं जो ये दाब है ये इस तरफ आना चाहिए था, यानी कि जो दाब है ये दाब इस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दाब इस तरीके से ये नहीं आया और दाब यहाँ पर आया तो इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये एक एंगल ये बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ठीक है, और ये जो कोण बना है यहाँ इस कोण को हम आई बोलते हैं, आई। और इस आई को ही हम द्रव्य ढाल कहते हैं, आई को द्रव्य ढाल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये इस त्रिभुज का आधार होगा ये L लंबाई का होगा। लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L होगी। और यहाँ पर जो इसका परपेंडिकुलर लंब होगा वह HF से हम डिनोट करते हैं। HF क्या है? ये जो हेड लॉस हुआ है, जो लंबाई में कमी आई है, ये फ्रिक्शन के कारण आई है तो इसको HF हम बोलते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। HF बोलते हैं, यानी कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan आई बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? HF अपॉन आधार कितना है? L। तो HF अपॉन L हो जाएगा। tan का मान बहुत छोटा है, tan आई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा है।
अतः क्या काम हम करेंगे, अतः tan i बराबर हम i लेते हैं। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, एच एफ अपॉन एल हो जाएगा। इसको ही हम द्रव्य ढाल कहते हैं। i को हम क्या कहते हैं, द्रव्य ढाल कहते हैं। और द्रव्य ढाल का मात्रक नहीं होगा, मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता, मात्रक इसलिए नहीं होता, यहाँ पर भी ये लंबाई है मीटर में, यहाँ पर भी लंबाई है मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा एच एफ अपॉन एल। इस एच एफ अपॉन एल को द्रव्य ढाल कहते हैं, द्रव्य ढाल कहते हैं। और पाइप के अंदर जब घर्षण होता है तो इसके कारण ऊर्जा का लॉस होता है, जिसको हम एच एफ से डिनोट करते हैं। तो एच एफ की वैल्यू क्या होती है, इस वैल्यू को हम डार्सी का समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण शीर्ष हानि डार्सी का समीकरण। घर्षण शीर्ष हानि एच एफ डार्सी या डार्सी का समीकरण। ये समीकरण क्या होगा, जैसे कोई यहाँ पर पाइप बना हुआ है यहाँ, और ये पाइप बना हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ पर पीजोमीटर नली रीडिंग अलग देगी, यहाँ पर पीजोमीटर नली रीडिंग कम देगी। दाब को नापती है तो रीडिंग यहाँ पर कम यहाँ तक आएगी, यहाँ तक रीडिंग यहाँ तक आएगी। तो ये जो अंतर आया यहाँ पर है, ये अंतर यहाँ पर आया हुआ है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ, तो ये मान किसका होगा, एच एफ का मान होगा। और ये जो मान होगा ये आई का मान होगा। और ये जो लंबाई होगी पाइप की, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई एल होगी। तो यहाँ पर जो घर्षण शीर्ष हानि होगी, घर्षण शीर्ष हानि, घर्षण में हानि, घर्षण में जो ऊर्जा की हानि होगी वो एच एफ बराबर कितनी होगी, 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2G और D होगी। D क्या है, D इस पाइप का डायमीटर है, L पाइप की लंबाई है, इसमें रो घनत्व का द्रव बह रहा है, और इस पर यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v है, ठीक है, v है। और L पाइप की लंबाई है, F क्या है, घर्षण गुणांक। F क्या है, जहाँ F क्या है, F जहाँ F बराबर घर्षण गुणांक, घर्षण ये गुणांक है। ये पाइप के पदार्थ का घर्षण गुणांक है, नई पाइप के लिए अलग होता है, पुराने पाइप के लिए अलग होता है। D क्या है, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास। V क्या है, पाइप में द्रव का वेग, पाइप में प्रवाहित द्रव का वेग। तो पाइप में प्रवाहित द्रव का वेग है। L क्या है, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई, इसको डार्सी का हम समीकरण कहते हैं। तो डार्सी का समीकरण इसको हम कहते हैं। डार्सी के समीकरण से चेजी का फॉर्मूला बताइए। तो चेजी का फॉर्मूला लिखेंगे, चेजी का फॉर्मूला लिखते हैं, जो डार्सी समीकरण से लिखा जाता है। हम जानते हैं डार्सी समीकरण 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2G और D होती है डार्सी का समीकरण। तो यहाँ पर हम V स्क्वायर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर HF अपॉन L आ जाएगा, इंटू HF के अपॉन में L आ जाएगा, और 4D अपॉन
4 आ जाएगा, यहाँ पर d/4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2g/f यहाँ पर आ जाएगा। ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी। जब हम b² की वैल्यू निकालते हैं तो 2g और d ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 2gb और db ऊपर चले जाएंगे। hf यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर ये 4f अपॉन में चला जाएगा और l भी अपॉन में चला जाएगा, तो b² की वैल्यू ये होगी। तो हम जानते हैं ये वैल्यू i की होती है, ये जो वैल्यू होगी ये i की वैल्यू होती है, ये वैल्यू p की होती है, v की परिमाप। इसको कहते हैं द्रव्यीय ढाल i कहते हैं, इसको v की परिमाप, इसको v की परिमाप p बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम b² बराबर लिखेंगे, यहाँ पर i इंटू m इंटू 2g अपॉन f लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम c लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, c से डिनोट हम कर देंगे। तो c क्या है, जहाँ पर c चेजी स्थिरांक है, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, c और i इंटू m, ये हो जाएगा। जब आप b² की वैल्यू निकाल लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा c अंडर रूट 2g अपॉन, ये आ जाएगा c अंडर रूट i अपॉन m, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम चेजी का फॉर्मूला कहते हैं। v बराबर अंडर रूट i m इंटू आई को हम चेजी का फॉर्मूला कहते हैं, जहाँ c क्या होगा बच्चों, जहाँ c चेजी स्थिरांक है, चेजी स्थिरांक है, जहाँ c चेजी का स्थिरांक है। तो इस प्रकार से ये नलों के प्रवाह का ये सवाल था, और यहाँ पर द्रव्य मध्यमान गहराई के बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक ओरिफिस लेते हैं और ओरिफिस में हम पढ़ते हैं ओरिफिस क्या होता है। जैसे कोई टैंक है, इस टैंक में कोई द्रव भरा हुआ है, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी दीवार में नीचे की तरफ या यहाँ पर एक होल कर देते हैं, जिसका डायमीटर होल का d होगा, गोल होल होगा इस तरीके से ये। तो इसका डायमीटर कितना होगा, d होगा। तो यहाँ पर द्रव यहाँ तक भरा हुआ है, तो द्रव तेजी के साथ यहाँ आएगा और फिर इस तरीके से यूँ बहकर चला जाएगा। ऐसे ऐसे द्रव आएगा यहाँ पर, और ये इस तरीके से यूँ आके बहता हुआ द्रव नीचे की तरफ चलता चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो द्रव आता है इस तरीके से द्रव आएगा इसमें, और ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो इसका अगर डायमीटर d है, तो यहाँ पर जो काट होगी, जेट जो निकलेगी बाहर, तो जेट इस प्रकार से निकलती है ये, और फिर इस तरीके से बह जाती है इस तरीके से जेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये दीवार यहाँ पर बनी हुई है, इससे d/2 डिस्टेंस पर, यानी कि जितना इसका व्यास होगा, इस होल का जितना व्यास होगा, इसकी आधी दूरी पर एक एरिया जेट का मिनिमम होता है, जिसको जेट संकोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट संकोच इसको हम बोलते हैं। और जेट संकोच को वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा इसको बोलते हैं, जेट संकोच को। ये इस दीवार से d/2 दूरी पर बनता है। अगर इसका डायमीटर d है या चौड़ाई इसकी b है, तो यहाँ b/2 डिस्टेंस पर बनेगा। तो दीवार से कितनी दूर बनेगा, ये बनेगा d/2 डिस्टेंस पर बनेगा। जितना ये होल होगा इसके आधे पर बनेगा, जिसको हम जेट संकोच बोलते हैं। तो ओरिफिस की हम परिभाषा लिखेंगे। ओरिफिस क्या होता है, किसी ओरिफिस को परिभाषित करेंगे। ओरिफिस क्या होगा, किसी
किसी टैंक की तली, बॉटम, टैंक की तली, टैंक की तली या साइड साइड की दीवार में, तली में या दीवार में बने छिद्र को, बने छिद्र को, छिद्र को ओरिफिस कहते हैं, ओरिफिस कहते हैं, कहते हैं। इसका प्रयोग विसर्जन ज्ञात करने में किया जाता है। विसर्जन को इंग्लिश में डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो ओरिफिस क्या होता है? किसी टैंक की दीवार में या तली में बने एक होल को हम ओरिफिस कहते हैं और इसका उपयोग किसी द्रव के विसर्जन को ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो जेट संकोच है ये, तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं। संकुचन गुणांक, विसर्जन गुणांक और वेग गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये आ जाती हैं, इनमें संबंध आ जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है परिभाषाएं? यहाँ पर एक संकुचन गुणांक होगा सीसी, ओरिफिस से संबंधित संकुचन गुणांक, संकुचन गुणांक, सीसी, इसकी परिभाषा क्या होगी? संकुचन गुणांक सीसी की परिभाषा होगी ओरिफिस, हाँ, जेट संकोच क्या होता है बच्चों? जब जेट बाहर निकलती है तो अगर इसका होल का डायमीटर d है तो यहाँ पर d/2 डिस्टेंस पर जेट का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जेट का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस यहाँ पर डायमीटर को ही हम जेट संकोच कहते हैं। तो जेट संकोच का अक्षेत्रफल और ओरिफिस का क्षेत्रफल, जो ओरिफिस गोल होगा तो इसका भी तो क्षेत्रफल होगा। ओरिफिस के अक्षेत्रफल के अनुपात को, अक्षेत्रफल के अनुपात को संकुचन गुणांक कहते हैं, संकुचन गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इसे सीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सीसी से दर्शाते हैं और ये क्या होगा? सीसी बराबर क्या होगा? जेट संकोच पर क्षेत्रफल, जेट संकोच का क्षेत्रफल AC अपॉन ओरिफिस का क्षेत्रफल, ओरिफिस का अक्षेत्रफल। तो ओरिफिस का क्षेत्रफल A हो जाएगा, इसको AO से भी आप लिख सकते हैं, ओरिफिस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर CC बराबर हो जाएगा AC अपॉन
ए ओरिफिस का क्षेत्रफल इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका मान 0.64 से 0.98 के आसपास तक होता है। तो संकुचन गुणांक क्या होगा? जेड संकोच का क्षेत्रफल और ओरिफिस के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? जेड संकोच का क्षेत्रफल और ओरिफिस के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम संकुचन गुणांक। और इसको सीसी से डिनोट करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा विसर्जन गुणांक और संकुचन गुणांक। यहाँ पर आएगा वेग गुणांक, वेग गुणांक सी वी से डिनोट करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी ओरिफिस के लिए जेड संकोच पर वेग, जेड संकोच पर वेग व ओरिफिस के वास्तविक वेग के अनुपात को वेग गुणांक कहते हैं। वेग गुणांक कहते हैं। इसे CV से दर्शाते हैं। और CV क्या हो जाएगा बच्चों? जेड संकोच पर वेग अपॉन सैद्धांतिक वेग हो जाएगा। सैद्धांतिक वेग, ठीक है। तो सैद्धांतिक वेग क्या होगा बच्चों? जेड संकोच पर वेग हो जाएगा इसका v, वेना कॉन्टैक्टा यहाँ पर है तो VC हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे √2GH। वास्तविक वेग ये होता है √2GH। तो V बराबर क्या हो जाएगा? CV बराबर हो जाएगा VC अपॉन √2GH। तो ये हो जाएगा वेग गुणांक। अब हम डिस्चार्ज गुणांक पढ़ते हैं। डिस्चार्ज गुणांक क्या होगा? विसर्जन गुणांक। तो ओरिफिस से संबंधित हम पढ़ेंगे विसर्जन गुणांक। तो विसर्जन गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। विसर्जन गुणांक क्या होगा? विसर्जन गुणांक, तो विसर्जन गुणांक के बारे में बच्चों देखते हैं क्या होता है विसर्जन गुणांक। तो यहाँ पर विसर्जन गुणांक को हम विसर्जन गुणांक सीढ़ी से प्रदर्शित करते हैं। डिस्चार्ज गुणांक क्या होगा ये? तो परिभाषा लिखेंगे, जेड संकोच पर विसर्जन, जेड संकोच पर विसर्जन और सैद्धांतिक
विसर्जन सैद्धांतिक विसर्जन के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? विसर्जन गुणांक बोलते हैं। विसर्जन गुणांक कहते हैं इसको CD से प्रदर्शित करते हैं, CD से दर्शाते हैं। और CD क्या हो जाएगा बच्चों? CD जेट संकोच पर विसर्जन, जेट संकोच पर विसर्जन QC अपॉन वास्तविक विसर्जन, सैद्धांतिक विसर्जन हो जाएगा। सैद्धांतिक विसर्जन Q हो जाएगा। तो यहाँ पर CD का फॉर्मूला आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा QC अपॉन AC गुणा √2GH। ये फॉर्मूला CD का हो जाएगा, √2GH। ये फॉर्मूला CD का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बच्चों CC, CV, CD में हम फॉर्मूला सूत्र ज्ञात करते हैं। CC, CV और CD में क्या संबंध है, इसको हम निकालते हैं। CC, CV व CD के बीच संबंध बताओ। तो क्या संबंध इनके बीच होगा? क्योंकि हम जानते हैं CD बराबर क्या होगा? Q अपॉन AC √2GH ये होगा। तो यहाँ पर CD बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम A गुणा क्या लिख सकते हैं? A गुणा इसको हम विसर्जन यानी कि V लिख सकते हैं, जहाँ पर जेट संकोच पर होगा। ये क्या होगा? जेट संकोच पर होगा। और इसका विसर्जन, तो ये जेट संकोच पर होगा, तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? AO गुणा √2GH। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संकुचन गुणांक। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेग गुणांक। संकुचन गुणांक हो जाएगा और ये वेग गुणांक हो जाएगा। और ये बन जाएगा फॉर्मूले से संकुचन गुणांक। तो आप CD बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CC गुणा CV। तो CD बराबर CC गुणा CV संबंध इसके अंदर आ जाएगा। CD बराबर CC गुणा CV, इसके बीच में संबंध होता है। CV का जो मान होगा 0.97 होता है। और जो CD का मान होता है, CD का मान 0.61 से 0.64 के बीच होता है। और इसका मान CC का मान कितना होता है? 0.94 के आसपास CC का मान होता है। ठीक है, तो संबंध क्या इसके अंतर्गत आ जाता है? संबंध आ जाता है इसके अंतर्गत CD बराबर CC इंटू CV। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं और पूरी बुक का हम हल करने की कोशिश करेंगे इस मैराथन क्लास के
अंतर्गत जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तरल प्रवाह। तरल का प्रवाह, तरल प्रवाह कितने प्रकार का होता है? फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 परिवर्ती, परिवर्ती व अपरिवर्ती प्रवाह। अपरिवर्ती प्रवाह, घूर्णी अघूर्णी प्रवाह, घूर्णी अघूर्णी प्रवाह, अघूर्णी प्रवाह। नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है स्तरीय, स्तरीय व विशुद्ध प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह। नंबर 4 समान व असमान प्रवाह, असमान प्रवाह, समान असमान प्रवाह, परिवर्ती अपरिवर्ती प्रवाह, घूर्णी अघूर्णी प्रवाह। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परिवर्ती अपरिवर्ती प्रवाह कैसा होगा। जब कहीं पर कोई प्रवाह हो रहा है तो बहते द्रव के आयतन में, घनत्व में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो। प्रति सेकंड हो रहे द्रव के प्रवाह में कोई परिवर्तन न हो तो उस प्रवाह को हम अपरिवर्ती प्रवाह कहते हैं। ठीक है। और परिवर्ती प्रवाह कैसा होगा? जब द्रव कहीं पर बह रहा है, उसके आयतन में, घनत्व में, द्रव्यमान में समय के साथ परिवर्तन होता है तो ऐसे प्रवाह को हम परिवर्ती प्रवाह कहते हैं। तो इसको स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो कहते हैं। स्टडी फ्लो में जो द्रव होगा वह लगातार बहता रहेगा, उसके आयतन में, घनत्व में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम स्टडी फ्लो कहते हैं। घूर्णी या घूर्णी प्रवाह क्या होंगे? जब द्रव कहीं पर प्रवाहित होता है उसके अंदर कोणीय वेग होता है, यानी द्रव घूमकर प्रवाहित होता है, कहीं पर घूमकर बहता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम ट्यूबवेल से पानी को खींचना होता है। इसमें इम्पेलर लगे होते हैं। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर लगे होते हैं इस तरीके से। इसको बीच वाले भाग को आई बोलते हैं। तो पानी यहाँ से इसमें प्रवेश करता है, घूम करके पानी बाहर निकलता है, ट्यूबवेल से पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो पानी घूम रहा है, इस पानी के अंदर एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कोणीय वेग होगा। तो यहाँ पर जो प्रवाह होगा, ये प्रवाह घूर्णी प्रवाह होगा, घूर्णी प्रवाह होगा। और जहाँ पर पानी सीधे मार्ग पर चलता है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती उसके अंदर, तो वहाँ पर प्रवाह को हम अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। जैसे नाली में पानी बह रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, पाइप में बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, तो इस प्रकार के प्रवाह में कोई कोणीय वेग नहीं होगा। जब कोणीय वेग नहीं होगा तो ऐसे प्रवाह को हम अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। जब पानी घूमता है कहीं पर तो घूर्णी प्रवाह होगा। अगर पानी सीधे रास्ते पर चलता है, उसमें कोई भी कोणीय वेग नहीं होगा, तो ऐसे प्रवाह को हम अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। स्तरीय प्रवाह क्या होता है? इंपोर्टेंट है काफी। जब पानी कहीं पर परतों के रूप में बहता है, पानी शांत तरीके से बहता है, परतों के रूप में बहता है। अगर नदी में पानी बह रहा है और नीचे सिक्का डाल दिया जाए तो सिक्का बिल्कुल आपको दिखाई देगा। और इसी प्रवाह में हम नाव, कश्ती, जो पानी में चलने वाले सब कुछ चीज़ें हैं, उसको हम चला सकते हैं। तो ऐसे प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रवाह को हम स्तरीय प्रवाह बोलते हैं। इसमें किसी भी ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से अधिक होता है, तो इस प्रवाह को स्तरीय प्रवाह बोलते हैं। ऐसे प्रवाह के लिए रेनॉल्ड नंबर, एक रेनॉल्ड साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने रेनॉल्ड नंबर कम बताया 2000 से।
रेनॉल्ड एक संख्या होती है जो जड़त्व बल और श्यान बल का अनुपात होती है। जड़त्व बल और श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। इसको Rn से डिनोट करते हैं। अगर Rn 2000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होगा। कैसा प्रवाह होगा? स्तरीय प्रवाह होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 से अधिक है, ये प्रवाह इस प्रकार का होता है जब प्रवाह मार्ग में कुछ भंवर बन जाती है, यानी पानी घूमने लगता है, रुक जाता है पानी का मार्ग, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विशुद्ध प्रवाह बोलते हैं। विशुद्ध प्रवाह, इसमें भंवर बनने लगती है, ठीक है, इस पानी में कश्तियां डूब जाती है, तो ऐसे प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विशुद्ध प्रवाह बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इसको बोलते हैं। कौन सा फ्लो बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो इसको बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो इसको हम बोलते हैं। तो जब पानी सीधी रेखा में नहीं चलता और इसमें भंवर बनने लगती है, तो ऐसे प्रवाह को हम विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। इसमें वेग अधिक होता है और यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर भी इसका अधिक होगा, और रेनॉल्ड नंबर इसका कितना होता है? 4000 से ज़्यादा होता है। ऐसे प्रवाह के लिए रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 से ज़्यादा होता है। और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? जड़त्व बल और श्यान बल के अनुपात को हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। और रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला Rn बराबर रो वी डी अपॉन म्यू होता है। म्यू क्या है? द्रव की शांता गुणांक। किसी द्रव का शांता गुणांक। रो क्या है? घनत्व। वेग, वी क्या है? वेग। और डी क्या है? जहाँ पर कोई किसी पाइप से द्रव बह रहा है तो उस पाइप का डायमीटर है। और ये क्या है? पाइप का वेग। ये पाइप का वेग है, ये पाइप का डायमीटर है। और जो पानी बह रहा है उसका कुछ घनत्व भी होगा, तो रो पानी का क्या है? घनत्व है। तो यहाँ पर रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया, रेनॉल्ड नंबर ने फॉर्मूला दिया Rn बराबर रो वी डी अपॉन म्यू। तो रो वी डी अपॉन म्यू फॉर्मूला दिया, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर का मान छोटा है 2000 से, तो प्रवाह कैसा होगा? तो प्रवाह होगा स्तरीय, स्तरीय प्रवाह होगा, स्तरीय प्रवाह। अगर 4000 से अधिक है, रेनॉल्ड नंबर का मान अगर अधिक है, कितने से? 4000 से, तो प्रवाह कैसा होगा? प्रवाह होगा विशुद्ध, टर्बुलेंट, विशुद्ध, विशुद्ध प्रवाह। विशुद्ध प्रवाह को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसको लैमिनार फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर अगर रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 4000 के बीच है, तब प्रवाह कैसा होगा? तो इस प्रकार में प्रवाह जो होगा ये होगा अनिश्चित। अनिश्चित इसको हम बोलेंगे, इसको तय हम नहीं कर सकते। ये टर्बुलेंट है या विशुद्ध है, इसको हम निश्चित नहीं कर सकते, तो इसको अनिश्चित प्रवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चित प्रवाह इसको हम बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे धारा रेखा, धारा रेखा, पथ रेखा, पथ रेखा, तंतु रेखा, तंतु रेखा। ये क्या है? रेखाएं। जैसे कोई द्रव है, कहीं पर बह रहा है, द्रव यहाँ पर बह रहा है, ठीक है, द्रव बह रहा है, तो यहाँ पर हम द्रव के एक कण की बात करते हैं। कोई द्रव है तो एक कण की हम बात करते हैं। जिस द्रव का एक कण जिस रास्ते से गुजरता है, उसके पीछे आने वाले समस्त कण भी इसी रास्ते से गुजरे, तो इसको, इन कणों की पथ रेखा कहते हैं। ये पथ रेखा, पथ रेखा ये कण का वास्तविक मार्ग दर्शाती है। क्या है? रियल का जो इसका पथ होगा, कोई कण होगा तो जिस रास्ते से गुजरता है उसके पीछे से आने वाले कण भी इसी मार्ग से गुजरे, तो इसको इसकी पथ रेखा कहते हैं। इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी
इस कण की दिशा को व्यक्त करती है। स्पर्शी खींच दी हमने तो किसको व्यक्त करेगी, दिशा को व्यक्त करेगी। यहाँ पर ये कण नीचे की तरफ आया हुआ है तो यहाँ पर जब हम स्पर्शी खींचेंगे तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, ठीक है। तो ये दिशा को व्यक्त करती है। तो पथ रेखा किसी कण की वास्तविक लंबाई होती है, जिस वास्तविक रास्ता होता है जिस पर ये गुजरता है। धारा रेखा किसे कहते हैं, धारा रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। हम मानते हैं कण सीधी रेखा में गति करते हैं और बहुत सारे कण यहीं से गति करेंगे, तो इस तरीके से इसको हम धारा रेखा कहते हैं। अगर ये नलिकाकार भाग से गति करते हैं, नलिकाकार भाग में गति अगर कर रहे हैं कण, तो इसको धारा रेखीय नली बोलते हैं। इस तरीके से इसको बोलते हैं धारा रेखीय नली। जब बहुत सारे कण एक सीधी रेखा में गति करते हैं तो इसको हम धारा रेखीय नली बोलते हैं। धारा रेखीय नली, धारा रेखीय रेखीय नली हम इसको बोलते हैं। तो धारा रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो बहुत सारे कणों की पथ रेखा को एक साथ शो करती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है। अगर इसको एक इस तरीके से वर्ताकार काट में मान लिया जाए तो इसको हम पथ रेखा कहते हैं।